Hi investment traders, welcome back to the channel. Today is 27th of May 2025. मार्केट की बात करेंगे और आज मेरे रडार पे क्या रहने वाला है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है बैंक निफ्टी में बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है आज की डेट में भी और इसका रीजन है इंडसइंड बैंक जिसमें आज शानदार ब्रेकआउट आया है। आप देखिए इंडसइंड बैंक जो है मैं आपको लगातार चैनल पे भी देने लग रही हूँ and I'm really been talking about in all my videos that IndusInd Bank is about to give a breakout. And today IndusInd Bank has been really like it has given a beautiful breakout. So anyway, somehow the trading view is not giving, there's some reason in the trading view I can't see, but so here is IndusInd Bank. अगर आप इसको छोटे फ्रेम पे देखते हैं, हमने इसको कुछ 780 के आसपास दिया था. Somewhere here I have given a breakout buy यहाँ पे कहीं पे दिया था. वहां से जाके स्टॉक में आज 825 का हाई लगाया और अगर हम ये सोचते हैं कि एफएनओ का स्टॉक है तो इट्स रियली अ गुड ब्रेकआउट. सो बात करते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ. निफ्टी जो है आज अगेन जो है अभी रेंज में ही है और रेंज में ही डेवलप हो रही है. द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इसने इस लो को ब्रेक नहीं करा जो कि था 24,680 का, उसको ब्रेक नहीं करा. ऊपर की तरफ जो 25,113 का लेवल है वो इसने ब्रेक नहीं करा. ना मुझे क्या लगता है कि ये तभी ब्रेक होगा आफ्टर द एक्सपायरी ही ये ब्रेक होगा. 25,113 या 15 का जो लेवल है ये आफ्टर एक्सपायरी ही ब्रेक होगा. तो क्योंकि इस बार मंथली वीकली सारी एक्सपायरीज होगी तो वील हैव टू वेट फॉर सम मोर डेज. आज 2-3 दिन और मे बी अगले हफ्ते निफ्टी जो है इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगी. बट अगर हम आज की बात करें तो निफ्टी में क्या हुआ. निफ्टी को प्राइस सेक्शन को स्टडी करते हैं तो बिकॉज आप लोग बोलेंगे कि हो गया आप फिर स्टडी करें तो क्या फर्क पड़ता है. सीखना तो कभी भी सीख सकते हैं ना. मैं कोई आपको कुछ ये थोड़ी बोली कि मैंने प्रिडिक्ट किया था. नथिंग, आई एम जस्ट स्टडीइंग. तो नीचे खुली निफ्टी और दो बड़ी बड़ी कैंडल लगा के नीचे आई 5 मिनट की, फिर हॉरिजॉन्टल गई. देखो जो ये मोमेंटम था वो इन कैंडल्स ने डाई आउट कर दिया. राइट. व्हाई इज इट सो. क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ. अगर आप खुद देखोगे तो यहाँ पे आप देखो जितने पॉइंट से गिरा, राइट, मोमेंटम से गिरा, फिर ये हॉरिजॉन्टल हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कैंडल में इसने एक अपना बेस बनाया. फिर ये ऊपर चला गया. राइट. फिर ये दोजी सेम 25,000 से लगी और फिर नीचे आ गया प्राइस और फिर थोड़ा ऊपर जाके इन ये बायर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग है तो इन्होंने फिर मार्केट को ऊपर लाके क्लोज किया. तो अब ये आपका एक लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया 24,800 का. ये क्रॉस होगा. ये ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है बट ऊपर देखते हैं कि ऊपर की तरफ जो है जैसे ये 25,130 जो ये पास ग्रेड है इसको क्रॉस करेगा तो आपको 100-200 पॉइंट्स का मूव मिल सकता है. बट मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि एक्सपायरी जो है 25,000 के आसपास होनी चाहिए अंटिल देयर इज अ ट्रिगर इन द मार्केट. राइट. ट्रिगर का वेट करेंगे. बैंक निफ्टी का भी सिमिलर सिचुएशन है. बैंक निफ्टी ने भी वही किया. खुल के नीचे आई, फिर एक बेस बनाया, फिर बाउंस किया, फिर नीचे गिरी, फिर इसी जगह आके सपोर्ट लेके ऊपर गई है. तो निफ्टी बैंक निफ्टी दो निफ्टी का रेंज रहेगा 25,000 के आसपास का प्लस माइनस 100 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी का रेंज रहेगा 55,000 टू 56,000. सो नाउ मेरे रडार पे क्या रहने वाला है. तो पहली कंपनी जो मेरे रडार पे रहने वाली है वो है ममता. राइट. ममता, क्योंकि मैं इसको पहली बार इसके बारे में बात कर रही हूँ, पहली बार डिस्कस कर रही हूँ तो पहले हम ये देखते हैं कंपनी करती क्या है. तो कंपनी जो है बेसिकली इनटू पैकेजिंग, बैक पैकिंग, प्लास्टिक एक्सट्रूशन पार्ट्स और ये ज्यादातर एक्सपोर्ट्स में है. पाउच मेकिंग करती है मशीनें इनकी. इट ऑफर्स पैकेजिंग लाइंस फॉर द फ्लेक्सिबल पैकेजिंग market and then in USA, company operates in two facilities, which are all showrooms of Mamta machines for North, Central and South America. एंड उसके बाद ये जो अपने प्रोडक्ट की सेल से 96% बनाते हैं, सेल्स ऑफ सर्विस से 3% बनाते हैं, अदर रेवेन्यू इज 1%. उसके बाद अगर हम ज्योग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो एक्सपोर्ट से ये 65% बनाते हैं, डोमेस्टिक से 35% बनाते हैं. अब आ जाते हैं इनके बेसिक्स पे. तो ये रफली अबाउट 987 करोड़ की कंपनी है. पी इज अबाउट 27.3, बुक वैल्यू इज 55.9, ROC is 33, ROE is about 27.8.
Company has reduced debt. Company is almost debt free, and the cons are that it's trading 7.17 times the book value. Debtor days have increased slightly. अब इनके देखते हैं कि कैसे फंडामेंटल्स है। तो आप देखो इन्होंने अपनी सेल्स को एक साल के अंदर 45 करोड़ से बढ़ा के 73 करोड़ पे लाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके थोड़े से डिक्लाइन है, प्रॉब्ली ये अपनी ऑपरेशंस को वो एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इनके एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा है अभी। बट अगर हम इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो 1.97 करोड़ से बढ़ के 8.77 करोड़ पे आ गया है। और ईपीएस की बात करें तो लास्ट क्वार्टर से अब इस क्वार्टर तक इनका ईपीएस डबल से ज्यादा हो गया है, 1.89 से 3.56 पे आ गया है। सेल्स की बात करें अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इन्होंने 4 साल में अपनी सेल्स को डबल किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 1% से बढ़ा के 20% पे लाया है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ से बढ़ा के 36 करोड़ पे लाया है। और ईपीएस इनका रॉबस्ट है, सॉलिड है। अगर रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं और इनके बोरोइंग्स डिक्लाइन हो रहे हैं। और अगर हम बात करें कि इनके cash from operating activity, they are generating cash from operating activity, and there are profits from the operations, and the profits are increasing, right? Debtor days की बात करें तो थोड़ा सा increase हुए, which is not a good sign, but that's fine. But ROC की बात करें तो 50% से increase हुई है इनकी एक साल के अंदर। अगर हम बात करते हैं कि promoters holding constant है, FIS होल्डिंग थोड़ा नीचे गई है, DIS होल्डिंग नीचे गई और पब्लिक होल्डिंग थोड़ा ऊपर गई है। अगर हम इनके प्राइस को देखते हैं तो ममता मशीनरीज हियर। आप देखो ये स्टॉक जो है इसने एक जबरदस्त बॉटम लगाया, ये एक बॉटम लगाया है और इस बॉटम को लगाने के बाद ये स्टॉक जो है ऊपर चलने को तैयार है, राइट? दिस इज हाउ द बॉटम हैज बीन फॉर्म। नाउ द स्टॉक इज रेडी फॉर एन। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 404 के आसपास। और ये जो ट्रेंड लाइन बनेगी एक, वो आपका स्टॉप लॉस रह सकता है। इस ट्रेंड लाइन को आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। बॉटम आउट स्टॉक है, फंडामेंटल्स ठीक है, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये 330 तक भी गिर जाती है तो आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट? एक्यूमुलेट मोर क्वांटिटी इफ इट फॉल्स डाउन। एंड ऊपर की तरफ अगर ये 404 405 के ऊपर जाती है तो आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट, सो ये मेरा पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो भी रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ है, जेजी केमिकल्स, राइट? जेजी केमिकल्स इज माय सेकंड स्टॉक। 1454 करोड़ की कंपनी है। पी बहुत नॉमिनल सी है, 22.7 की। आरओसी इज अबाउट 20.3%, आरओ इज अबाउट 14.8%। अगर बात करते हैं कि काम किस सेगमेंट में करते हैं, सो दे आर इनटू the leading zinc oxide manufacturer, having the capability to produce up to 80 grades of zinc oxide. And अगर हम इनके बाकी और बहुत ज्यादा मैं नहीं देख पाऊंगी, मेरे पास टाइम की थोड़ी रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करते हैं तो रबर एंड टायर से 89% आता है, फार्मास्यूटिकल से 6.94% आता है, एग्रीकल्चर से 1.18% आता है। क्लाइंट बेस की बात करें तो ओवर द लास्ट 3 fiscals कंपनी cater to 250 plus customers, of which around 90% were repeat customers. Moreover, the company has built diverse global supplier base of 100 global suppliers in the last 3 fiscals. So MRF, Apollo Tyres, C8, JK Tyres, Bata, UPL, Continental, Goodyear, Zuari, Acro, Relaxo, etc. तो I think इनका मेजर इनका जो पार्ट है वो रबर केमिकल से रिलेटेड है। So company has reduced debt, company is almost debt free, and the company is reporting repeated profit, but it's not paying out dividends. So ठीक है। सेल्स की बात करें तो सेल्स में इंप्रूव हो रहा है। और अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो 8% से बढ़ के 9% पे आए, बीच में 11% भी हुए थे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12 करोड़ से बढ़ के 16 करोड़ पे आ गए हैं। और ईपीएस की बात करें तो लगातार ईपीएस में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सेल्स की बात करें तो सेल्स 2020 से लेके अब तक ऑलमोस्ट लाइक 2.5 times हो चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग, 5% से मार्जिन बढ़ के 10% पे आ गए, विच इज अ पॉजिटिव साइन। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 14 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 5 times हो गए एट 67 करोड़। और ईपीएस की बात करें तो आफ्टर बीइंग लॉन्च्ड EPS is pretty much solid
एंड रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स इनके लगातार खुल रहे हैं और रीसेंट क्वार्टर में इनके डेट बिल्कुल जीरो हो गए, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इस बार थोड़ा सा नेगेटिव था, बट प्रॉफिट्स, देयर आर सॉलिड प्रॉफिट्स। एंड कहाँ पे ये लोग अटके हुए हैं उसको हम देखते हैं एक बार। इनके रिसीवेबल्स है अबाउट 25 करोड़, इन्वेंट्री है 56 करोड़ की, वर्किंग कैपिटल चार्जेस है -74 करोड़ एंड डायरेक्ट टैक्सेस है -23 करोड़। और डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा सा रिड्यूस हुए हैं, बट ऑपरेट आरओसी की बात करें तो 20% पे हुई है। पहले 30% में थी, फिर 14% और अब बढ़ के 20% पे आई है। प्रोमोटर्स होल्डिंग इज कांस्टेंट, एफआईएस की होल्डिंग भी कांस्टेंट है, डीआईएस की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है और पब्लिक की होल्डिंग भी सिमिलर है। तो जेजी केमिकल के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जेजी केमिकल्स, हियर इज जेजी केमिकल्स। आप देखो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये स्ट्रक्चर कि इसने एक बॉटम बनाया है, राइट, एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाया है। इतना स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाया है कि इसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होगा अंटिल कोई बहुत नेगेटिव न्यूज ना आ जाए। तो 301 इसका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। ऊपर की तरफ हम बाय कर सकते हैं 387 के ऊपर। आपका हमारा हमारा जो एक 6 महीने का टारगेट रहेगा वो 483 का टारगेट रहेगा, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 33% इम्प्रूवमेंट, राइट। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इसका मंथली चार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। मंथली चार्ट में ये मुझे लगता है कि जबरदस्त तरीके से एक्यूमुलेशन स्टे किया है, कई महीनों तक किया है। Starting from January 25 till now, it has been just weekly consolidation बहुत अच्छा है। एक और काम करते हैं, इसमें हम RSI लगा के देखते हैं। Where is RSI? Let me just try to type. So RSI में देखते हैं कि डाइवर्जेंस है कि नहीं है, राइट। क्योंकि डेफिनेटली देयर इज अ डाइवर्जेंस, राइट। यहाँ पे देखिए आप, ये RSI का वैल्यू था जो भी 39, और इसी जगह पे यहाँ पे है 49। तो देयर इज डाइवर्जेंस और अब ये ब्रेक करने की तैयारी में। केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, फंडामेंटल्स आर फाइन, मेजरली रबर सेगमेंट में काम करता है, इसको आप रडार पे रख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ समझते हैं, सीखते हैं, तो गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका इतना सपोर्ट चाहिए इस चैनल को। आई मैं एनीवे छोड़ो उस बात को कि मैं कैसे बना रही हूँ वीडियो, मतलब बना रही हूँ। आप ये सोचो, आई एम मेकिंग द वीडियोस, आई एम सिलेक्टिंग द स्टॉक्स, आई एम डूइंग माय रिसर्च, माय टीम इज गिविंग मी फुल सपोर्ट एंड वी आर हियर फॉर यू गाइस, राइट। आप सीखते रहिए, सीखना मत छोड़िएगा और पैसे बनाते रहिए। जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए रिसर्च मैं कर रही हूँ, बट अल्टीमेट एम यही होना चाहिए कि आप अपने आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सको, एग्जिट कर सको, मैनेज कर सको, रिस्क को मैनेज कर सको, ट्रेड को मैनेज कर सको और पैसा बना सको। गाइस, यू नो, the other day I was taking a live webinar and somebody asked me कि अगर मैं आपका कोर्स ज्वाइन करता हूँ आज, कल से मैं कितना पैसा बना सकता हूँ। मैंने कहा सर, यू डोंट हैव टू बी हियर, यू नीड टू गो टू अ कसिनो, राइट। जब आप आज पैसे लगाओ और अभी बोलो 1 घंटे में मुझे कितना पैसा मिलेगा। आई सेड वी डोंट guarantee anything what will you do today. We can tell you after 1 year of hard work, you will be able to generate consistent income. I said it's something like asking your child who's going to class 1 कि भाई तुमको आज से कल 1 लाख की सैलरी मिल जाएगी। When you guys say stupid questions, please don't ask here. We are not doing any gambling. We are not making you, you know, make super rich. कि आप आज 1 लाख रुपए लाओ और कल 2 करोड़ रुपए लेके चले जाओ। No, there is no gambling happening here. It's hardcore learning. It's hardcore um, processing of the data and giving you a consistent source of income. अगर आप लोग वो करना चाहते हो तो definitely this is the place. यहाँ इतना पैसा है कि आपके 10 जनरेशन में निकालती रहेंगी स्टॉक मार्केट से पैसा ही, मतलब कितनी भी जनरेशन। आप सोचो, यहाँ अदानीज बैठे हुए हैं, अंबानीज बैठे हुए हैं, टाटाज बैठे हुए हैं, बिरलाज बैठे हुए हैं। मतलब कौन सभी यही है, इसी मार्केट में है, सबकी कंपनीज यही लिस्टेड है, राइट। वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको केवल ये देखना है कौन सी कंपनी आपकी में इन्वेस्ट करना, किस समय कितनी क्वांटिटी
अच्छा होगा। वो व्यू बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। And keep learning, guys. I'm here to educate you guys. And take care. And I'll see you in the live market from 10 to 11. Bye bye. Take care.